नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। प्रीलिम्स टारगेट बैच में आज हम संविधान संशोधन को देखेंगे। हर साल के प्रीलिम्स में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग हर साल कोई ना कोई प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि संविधान संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है और यहाँ पर जो डाउट वाले एरिया हैं उनको ठीक से कवर कर लें, और इसके साथ साथ हम 42वें संविधान संशोधन पर भी एक नजर डालेंगे। संविधान की जो मूल अवधारणा है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम कई सारे केसेस देखेंगे जिनके माध्यम से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर जो संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया है, इससे जुड़े जो तथ्य हैं जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सारे तथ्यों को हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे जब भी प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न आए संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ तो आप उसको आसानी के साथ कवर कर पाएं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रीलिम्स टारगेट बैच में। सबसे पहले संविधान संशोधन को हमें समझना होगा। भारतीय संविधान में जो परिवर्तन करने की क्षमता है वह संविधान में अनुच्छेद 368 के माध्यम से हमको दिखती है। संविधान में कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी घटाना है या कुछ भी बदलना है, इस प्रक्रिया को संविधान का संशोधन कहा जाता है। इनके माध्यम से संविधान में नए उपबंध या नए अनुच्छेद जोड़े जा सकते हैं। जो पहले से विद्यमान उपबंध हैं उनको बदला या हटाया जा सकता है। लेकिन एक शब्द इस्तेमाल होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, मतलब संविधान में संशोधन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है। जिस तरह का संशोधन होगा उसी तरह की प्रक्रिया का पालन करना होगा और उसी के द्वारा ही संविधान में संशोधन संभव है। मतलब पहले से ही यह तय है कि किस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन होगा, और संविधान संशोधन की पूरी जो व्यवस्था है वह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दी गई है। तो जब तक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा जो विधि द्वारा स्थापित है, मतलब इस प्रक्रिया को संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है, तो इस प्रक्रिया को अपनाकर ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और हर विषय से संबंधित अनुच्छेद हैं। यदि किसी विषय में आपको परिवर्तन करना है तो उससे संबंधित अनुच्छेद में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा या कोई अन्य अनुच्छेद उस विषय के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे यदि भारत में नए राज्यों को प्रवेश देना है तो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में आपको परिवर्तन करना होगा। आपको मतलब संसद को। अनुच्छेद 3 जैसे यदि किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना है उस समय भी अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना होगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। अब देखिए संविधान संशोधन होगा कैसे। सबसे पहले एक बिल आएगा। बिल कहाँ, चाहे वह राज्यसभा में आए चाहे वह लोकसभा में आए, बिल पास होगा। राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में पास होने जाएगा, और लोकसभा में आएगा तो राज्यसभा में पास होने जाएगा। कुल मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से वह पास होना चाहिए। उसके बाद वह जाएगा राष्ट्रपति के पास। एक चीज आपको और मिलेगी, कुछ ऐसे संविधान संशोधन होंगे जिनमें राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो ऐसे संविधान संशोधन जिसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य है, वहां पर हम देखते हैं कि जो आधे राज्य हैं, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से ज्यादा राज्य उन पर समर्थन देंगे तभी वह बिल पास होगा। तो मुख्यतः जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में दी गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसको वापस नहीं कर सकते हैं। अब हम समझे कि जो संविधान संशोधन है उसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान संशोधन होता है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत मतलब जब संसद में जो उनके सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा सदस्य सहमति दें, उस विधि द्वारा जो बिल पास होंगे उनको कहेंगे साधारण बहुमत द्वारा। तो साधारण बहुमत के द्वारा इन चीजों को पास कराया जा सकता है या कैसे संशोधन संविधान में किए जा सकते हैं। हम देखते हैं जब नए राज्यों का प्रवेश करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, विधान परिषद का निर्माण करना हो या उसको समाप्त करना हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल अध्यक्ष, न्यायाधीश, इन सब के वेतन भत्ते, इनको मिलने वाले जो खर्च हैं उसमें किसी तरह का परिवर्तन करना हो, जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों को बदलना हो, जो गणपूर्ति की संख्या है 10% उसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं
यदि उनसे जुड़ा कोई परिवर्तन करना हो जो 5वीं अनुसूची के विषय हैं, जिनमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है, उसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो यह सारे परिवर्तन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जा सकते हैं। मतलब जितने भी संसद सदस्य हैं उनमें यदि आधे से ज्यादा सदस्य समर्थन दे देते हैं तो उसको कहेंगे साधारण बहुमत द्वारा पास हुआ संविधान संशोधन। 6ठी अनुसूची भी इसी साधारण बहुमत में आती है, जिसमें कुछ विशेष राज्य रखे गए हैं और उनसे जुड़े जो मामले हैं वह देखे जाते हैं। दूसरा प्रावधान होता है विशेष बहुमत द्वारा, मतलब दूसरा तरीका जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि 2/3 भाग संसद में जितने भी सदस्य हैं इनके 2/3 भाग जब बहुमत प्रदान करते हैं इसको कहेंगे विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो रिक्त पद हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। जैसे यदि संसद में कुल 100 पद हैं और उन 100 पदों में से 3 पद खाली हैं तो 103 सदस्य विशेष बहुमत के लिए होने चाहिए। अब यहां आप समझिए, मान लेते हैं संसद में 100 सदस्य हैं, अब विशेष बहुमत के लिए 2/3 भाग समर्थन देने चाहिए, तभी वह बिल पास होगा या तभी वह संविधान संशोधन पास होगा। तो जब तक 75 सदस्य बिल के या संविधान संशोधन बिल पर अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वह संशोधन पास नहीं होगा। एक तीसरा प्रावधान भी हम देखते हैं। कुछ ऐसे बिल भी होंगे जिनको राज्यों के पास भेजना होगा और जब तक आधे से ज्यादा राज्य उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे तब तक वह पास नहीं होगा। तो 3 तरह के संशोधन हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा आधे राज्यों की स्वीकृति के साथ हुआ संशोधन। अब हम समझते हैं कि जो भारतीय संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह संविधान में किस तरह के संशोधन कर सकती है, उनके पास कितनी शक्ति है और संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया है वह पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के माध्यम से ही या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के माध्यम से संविधान में कुछ भी जोड़ा जा सकता है, कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ भी हटाया जा सकता है। लेकिन आप यहां ध्यान रखेंगे कि जो संविधान का मूल ढांचा है उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा है क्या, यह समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन जो पहले से बताई गई प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के माध्यम से यह संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहले संशोधन के लिए एक विधेयक पेश होगा। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे वह लोकसभा में चाहे वह राज्यसभा में। जब विधेयक एक सदन से पास हो जाएगा तब वह दूसरे सदन के पास जाएगा। अब विधेयक में आप ध्यान रखेंगे कि कैसा विधेयक है, उसके लिए प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित है। मतलब कि वह साधारण बहुमत से पास होगा, वह विशेष बहुमत से पास होगा या आधे राज्यों के पास सहमति के लिए उसको भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको पास करवाना है, वह प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित है। तो एक सदन में पेश होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा और जब दूसरे सदन में भी पास हो जाएगा उसके बाद इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देंगे तब जाकर वह बिल पास होगा। लेकिन अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यों के पास शक्ति है कि वह भी अपना मत प्रदर्शित कर सकते हैं। उनके पास यह अधिकार है कि संविधान में संशोधन होने के लिए कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके पास भेजे जाएंगे और उनमें उनकी सहमति भी आवश्यक है। जैसे यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया में किसी तरह का परिवर्तन करना है, अर्थात अनुच्छेद 54 में अगर परिवर्तन करना है तो इसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य है। अनुच्छेद 55 जहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव है, अनुच्छेद 73 जहां पर संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें यदि किसी तरह का परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 162 जहां पर राज्य सरकार की शक्तियों में किसी तरह का परिवर्तन करना है। आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार के जो कार्य हैं या जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी नियम कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 162 में यदि राज्य सरकार की किसी शक्तियों में परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी राज्य सरकारों के पास बिल को भेजना होगा और जब आधे से अधिक राज्य उस बिल को पास कर दें तभी संविधान में संशोधन संभव है। अनुच्छेद 241 जहां पर राज्यों के लिए
उच्च न्यायालय की व्यवस्था है यदि उसमें परिवर्तन करना हो, और अनुच्छेद 279A जहां पर वित्त आयोग की व्यवस्था है, यदि उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो राज्यों के पास बिल को भेजना होगा। भाग 5 के अध्याय 4 के जो विषय हैं, जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कर्तव्य और अधिकार, मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं, यदि इनमें परिवर्तन करना हो। भाग 6 के अध्याय 5 के अंतर्गत यदि राज्य की कार्यकारिणी प्राधिकरण में, भाग 11 के अध्याय 1 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो संबंध हैं, यदि उनमें किसी तरह का परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार के पास यह बिल भेजा जाएगा। 7वीं अनुसूची के किसी विषय में यदि परिवर्तन करना हो, जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, यदि संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अर्थात जो राज्यसभा की सीटें हैं, उसमें यदि किसी तरह का परिवर्तन करना है तो ऐसे सारे संशोधनों को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजने से पहले राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं द्वारा उस विधेयक को अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अर्थात विधेयक आएगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जिसमें भी आए, लेकिन अंततः पास होने के बाद, मतलब दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद, और राष्ट्रपति को जब विधेयक भेजा जाएगा उससे पहले यह विधेयक राज्यों को भेजना होगा। यदि इन लिखे गए विषयों से संबंधित वह विधेयक है और राज्य सरकार के द्वारा पास होने के बाद ही वह विधेयक पास माने जाएंगे, या उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास उनको भेजा जाएगा। एक चीज आप यहाँ और ध्यान रखिएगा कि राज्यों के पास यह बिल कितने दिन तक रह सकता है, मतलब राज्य ऐसे किसी बिल को अपने पास कितने समय तक के लिए रोक सकते हैं, यह बात पहले से तय नहीं है। मतलब राज्य जब तक चाहेंगे उसको अपने पास रोक सकते हैं, और जब तक राज्य पास नहीं करेंगे उसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता है। अब हम समझते हैं विशेष बहुमत की व्यवस्था को। हमने बहुत शॉर्ट में देख लिया कि बहुमत की व्यवस्था हमको दिखती है। 3 तरह के बहुमत हमने देख लिया, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। साधारण बहुमत को हमने समझा कि जब आधे से ज्यादा सदस्य अपना समर्थन दे दे तो साधारण वाला आसान है, और उसमें कुछ विषय दिए गए हैं, उन्हीं विषयों से संबंधित कोई बिल साधारण बहुमत के द्वारा पास हो सकता है। दूसरी व्यवस्था है विशेष बहुमत की। इस व्यवस्था में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या से कम आधी होनी चाहिए। उसके बाद संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित कराना होगा। और हम एक खास चीज देखते हैं कि संयुक्त सत्र या जो संयुक्त बैठक है लोकसभा और राज्यसभा की, वह संविधान संशोधन के विषय में नहीं बुलाई जा सकती है। तो सबसे पहले यदि संविधान संशोधन विधेयक पेश करना है तो पेश करते समय भी कम से कम आधे सदस्य उसका समर्थन करें, तभी वह विधेयक पेश होगा। और पेश होने के बाद पास कैसे होगा, जब जो मतदान देने के योग्य सदस्य हैं पूरी संसद में, उनमें से जब 2/3 सदस्य उसको पास कर देंगे तभी वह विधेयक पास माना जाएगा। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जाएगा। और कुछ ऐसे विषय जो राज्यों के पास हैं, या कुछ ऐसे विषय जिनको पहले से निर्धारित किया गया है कि वह राज्यों की सहमति के बाद ही पास होंगे, उसमें विशेष बहुमत के बाद उनको राज्यों के पास भेजना होगा। संसद में कोई बिल पेश हुआ और पेश होने के लिए कम से कम आधे सदस्य समर्थन दें, तब वह बिल पेश होगा। पेश होने के बाद यदि उसमें संशोधन करना है तो संशोधन करने के लिए 2/3 सदस्य जब तक वोट न दें पक्ष में, तब तक वह संशोधन नहीं माना जाएगा, या तब तक वह बिल पास नहीं माना जाएगा। और ऐसे विषय जिनमें राज्यों की सहमति भी अनिवार्य है, उस केस में विशेष बहुमत मिलने के बाद संसद में उसको राज्यों के पास भेजा जाएगा, और फिर राज्य यदि अपनी सहमति देते हैं तभी उस विधेयक को पास माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितने तरह के संशोधन होते हैं, या जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उनकी प्रकृति क्या है, किस तरह के बेसिस पर संशोधन किए जाते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले ऐसे विषय जिनके माध्यम से कोई तकनीकी परिवर्तन होता है या कोई प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे संशोधनों के माध्यम से जो मूल उपबंध है या जो मूल अनुच्छेद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कोई व्यवस्था पहले से बनी हुई है
उस व्यवस्था को और आगे बढ़ाना है, उस केस में जो मूल अनुच्छेद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। जैसे यदि आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाना है तो जो पहले से अनुच्छेद है वही अनुच्छेद कायम रहेगा और उसी अनुच्छेद के माध्यम से उस संशोधन को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो इसे कहेंगे तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के परिवर्तन। दूसरे ऐसे परिवर्तन जो संविधान की व्याख्या को लेकर किए जाएंगे। संविधान में कोई तथ्य दिया है और उस तथ्य में यदि परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो दूसरे प्रकार का परिवर्तन है वह हम देखते हैं। तो संविधान की जो व्याख्या है, यदि उस व्याख्या में परिवर्तन करना है, जैसे शिक्षा का अधिकार संविधान में शामिल किया गया और संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनमें इनको शामिल किया गया, तो इनके लिए एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया। इस शिक्षा मौलिक अधिकार है तो इसमें संविधान की व्याख्या को परिवर्तित किया गया। पहले यह डीपीएसपी का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या नीति निर्देशक तत्व का पार्ट था। तो यदि इनमें परिवर्तन करना है तो कुल मिलाकर आपको संविधान की व्याख्या को बदलना होगा। जब हम यह दूसरे प्रकार का परिवर्तन देखते हैं तो इनके माध्यम से या तो संविधान में कोई अनुच्छेद जोड़ा जाएगा या कोई अनुच्छेद घटाया जाएगा। तो यह दूसरे प्रकार का परिवर्तन हो गया। तीसरे प्रकार का परिवर्तन, इसमें जो राजनीतिक दल है वह आपसी सहमति से कुछ परिवर्तन करते हैं और इनके माध्यम से संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं। तो या तो संविधान की व्याख्या को लेकर परिवर्तन, या कुछ तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के परिवर्तन, या फिर कुछ ऐसे प्रावधान जो संविधान में जोड़े जाएंगे। यह 3 तरह के परिवर्तन हमको संविधान में देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं 42वें संविधान संशोधन को। ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, यह केशवानंद भारती मामला जो था उस मामले में दिया गया जो निर्णय था उस निर्णय के लिए भी चुनौती थी। इसके माध्यम से जो लोकसभा की अवधि है उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। सबसे पहले संविधान में यह 6 साल की ही व्यवस्था थी, मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है वह पहले 6 साल का था। वह आपका 32वां संविधान संशोधन 1973 में। तो 1973 में इस हुए संशोधन के माध्यम से जो 6 साल की व्यवस्था थी लोकसभा की उसको घटाकर 5 साल का कर दिया गया। और फिर हुआ आपका 42वां संविधान संशोधन और इसके माध्यम से इस 5 साल की व्यवस्था को फिर से बढ़ाकर 6 सालों के लिए कर दिया गया। तो 73 में परिवर्तन हुआ। पहले यह व्यवस्था 6 साल की थी, इसको कर दिया 5 साल के लिए। फिर हुआ 42वां संविधान संशोधन, 5 साल से फिर इसको 6 साल कर दिया। और जब हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन तो 6 साल से इसको फिर से 5 साल के लिए कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो लोकसभा का कार्यकाल है वह हमको 5 साल ही दिखता है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। इसके माध्यम से जो न्यायपालिका की शक्ति थी उस शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। जो संविधान की समीक्षा करने की शक्ति है इसके पास, कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब संविधान में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो न्यायपालिका या जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वह उस पर रोक लगा सकती है। कुछ इस तरह के अधिकार थे सुप्रीम कोर्ट के पास। उन अधिकारों पर रोक लगाई गई और यह कहा गया यदि संविधान में संशोधन होता है तो यह न्यायिक जांच से बाहर है। मतलब संसद कुछ भी संशोधन कर दे संविधान में, न्यायपालिका उस पर रोक नहीं लगा सकती है। इसके माध्यम से जो न्यायपालिका है उसके अधिकारों में कटौती की गई। न्यायिक समीक्षा के साथ साथ जो रिट न्याय क्षेत्र है उसमें भी जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उनके अधिकारों में कटौती की गई। 5 तरह के रिट हम देखते हैं, तो उन रिटों में भी जो न्यायपालिका की शक्ति है उसमें कमी कर दी गई। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो 3 शब्द जोड़े गए संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। वहीं जो 7वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची हमको मिलती है, उस सूची में भी 53 परिवर्तन किए गए। जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी व्यवस्था की गई और संविधान के भाग 14A में उसको जोड़ा गया। जो लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें हैं उनको 2001 तक के लिए निर्धारित किया गया और आधार बनाया गया 1971 की जनगणना को। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई।
इसका मतलब यह यदि कोई नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का हनन करता है, सरकार ने कोई ऐसा नीति निर्देशक तत्व डिसाइड किया और उसके आधार पर कोई निर्णय लिया और उस निर्णय के माध्यम से यदि मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता या फिर न्यायिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक यह जोड़ा गया। उद्योग धंधों में जो मैनेजमेंट का काम है उसमें कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी हो, यह जोड़ा गया। और पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा का विषय है इसको भी जोड़ा गया। इसके साथ साथ भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा सकती है, इस प्रावधान को भी जोड़ा गया। राज्यों की शक्ति में कटौती की गई और यदि केंद्र सरकार को सैन्य बल भेजना है किसी राज्य में या फिर मार्शल लॉ लागू करना है किसी राज्य में तो इसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं होगी। राज्यों से सहमति के बिना भी केंद्र सरकार सैन्य बल को भेज सकती है। राज्य सूची से समवर्ती सूची में 3 विषयों का हस्तांतरण किया गया। राज्य सूची को कुछ हद तक कमजोर किया गया, केंद्र सूची को सबसे ज्यादा मजबूत किया गया या संघ सूची को सबसे ज्यादा मजबूत किया गया और कुछ विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का जो गठन और संगठन है वह समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो अब शिक्षा बन गया समवर्ती सूची का विषय, वन बन गया समवर्ती सूची का विषय, वन्य जीव एवं जो पक्षियों का संरक्षण है यह भी समवर्ती सूची का विषय बन गया। जो नाप तौल से संबंधित नियम है वह भी समवर्ती सूची में चले गए। जो उच्चतम न्यायालय है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है और जो उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट है, इनको छोड़कर इनके नीचे जितने भी न्यायालय हैं उनको किस प्रकार से गठित किया जाएगा, मतलब किस प्रकार से उनको बनाया जाएगा, वह सारा कुछ ट्रांसफर हो गया समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची का मतलब ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार और संघ सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं उसे कहेंगे समवर्ती सूची। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिएगा यदि विवाद हो जाए कि किसके विषय को माना जाएगा या किसके तर्क को माना जाएगा, राज्य के या संघ के, तो उस केस में संघ के तर्क को या संघ के पक्ष को ज्यादा माना जाएगा। इसके साथ साथ जो संसदीय व्यवस्था है उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया कि जो कोरम पूर्ति की आवश्यकता है 10% की, उस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया संसद में भी और राज्य विधान मंडल में भी। एक और परिवर्तन हुआ, अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण किया जाए, ऐसी व्यवस्था भी की गई। तो इस तरह से हम 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से देखते हैं इस संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हमको एक चीज समझनी होगी कि क्या भारतीय संविधान इस तरह से बना है कि यदि संघ सरकार ज्यादा ताकतवर हो तो वह इतने परिवर्तन कर दे कि राज्य सरकार की जो शक्ति है वह शक्ति ही कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाए। क्या संघ न्यायालय की शक्ति पर इतना रोक लगा सकती है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में यह सारी समस्या हमको देखने को मिली, तो हमको भारतीय संविधान की समीक्षा करनी होगी कि यह किस तरह से बनाया गया है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन ने ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सन 2000 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह श्री वेंकटचलैया थे और इनके माध्यम से एक आयोग बनाया गया। इस आयोग का काम यह था कि जो संविधान का कामकाज है उसकी समीक्षा की जाए। इस समिति का जो विपक्षी दल के लोग हैं उन्होंने बहुत विरोध किया और इस आयोग का ही बहिष्कार कर दिया। आयोग को लेकर राजनीतिक मुद्दा काफी गर्म हो गया, लेकिन आयोग ने अंततः यह कहा कि जो संरचना है, बुनियादी संरचना है संविधान की, वह ठीक है और उन्होंने ऐसे किसी भी कदम की सिफारिश नहीं की जिसके माध्यम से संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। तो बार बार यह शब्द आपको मिलेगा कि संविधान का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? यह शक्ति हमको सुप्रीम कोर्ट के पास दिखती है। सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें शामिल हैं और कौन सी चीजें शामिल नहीं है। तो अब हम समझें कि संविधान की मूल संरचना में किन चीजों को
रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह मामला उठा शंकरी प्रसाद के मामले में 1951 में। इस मामले में यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है। मौलिक अधिकार संविधान के मूल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो 1951 में यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं जब मामला आया 1967 का गोलकनाथ मामला था। इस मामले में संविधान में एक संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन, और हुआ कब था? 1964 में। और इस संशोधन को चुनौती दी गई। यह संशोधन ठीक नहीं है। इसमें कहा गया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में ना तो कटौती कर सकती है, ना किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। अब यहां देखिए, पहले कहा गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संभव है। दूसरे मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संभव नहीं है। और जब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो संसद ने 24वां संविधान संशोधन पास कर दिया। और यह संशोधन हुआ 1971 में। इस संशोधन के माध्यम से जो अनुच्छेद 13 था और जो अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन का 368, और जिसमें विधि को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 13, दोनों में ही संशोधन कर दिया गया। और इसके माध्यम से यह घोषित किया गया कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों को घटा या बढ़ा सकती है और चाहे तो उसको हटा भी सकती है। तो हम एक विवाद देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में कटौती होगी या नहीं होगी, और उस पर अलग अलग केस हमको दिखते हैं। फिर आता है केशवानंद भारती मामला, एक लैंडमार्क डिसीजन, 1973 का यह केस था। इस केस के माध्यम से जो 24वां संविधान संशोधन हुआ उसको मान्यता दी गई। और 24वें संविधान संशोधन में हुआ क्या था? अनुच्छेद 13 और 368 में परिवर्तन, और जिनके माध्यम से यह तय किया गया कि मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। तो केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने यह कहा कि संसद यदि चाहे तो मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है उस संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मतलब मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का पार्ट माना गया। मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार होंगे यह संसद की इच्छा पर है या यह संसद के कंट्रोल में है, लेकिन मौलिक अधिकार संविधान में बने रहे, यह मूल स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर मामला आया 1975 का इंदिरा गांधी मामला था। इस मामले से जो मूल ढांचा है उस सिद्धांत की फिर से पुष्टि की गई। और हुआ क्या था? 39वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके माध्यम से यह परिवर्तन किया गया कि प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित यदि कोई चुनावी विवाद हो तो वह किसी न्यायालय में नहीं जाएगा। और फिर इसके बाद 42वां संविधान संशोधन पास कर दिया गया। इससे भी जो अनुच्छेद 368 है उसकी शक्ति में काफी परिवर्तन किया गया, और यह तय किया गया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में किसी तरह का भी संशोधन किया जा सकता है। फिर मामला आया मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। इसके माध्यम से फिर से यह तय हुआ कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो मूल संरचना है संविधान की उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर मामला आया वामन राव मामला 1981 का। इसमें फिर से यह बात दोहराई गई कि मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह इस संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है, वह प्रावधानों को बदल सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इस परिवर्तन को रोकने का जो काम है कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, यह अधिकार या हम कहें यह शक्ति हमको दिखती है सुप्रीम कोर्ट में। जब भी संसद ऐसे कोई परिवर्तन करने की कोशिश करता है जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट वह अथॉरिटी है जो संसद को रोकती है कि वह संविधान में संशोधन ना कर सके। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि संसद ज्यादा ताकतवर है या न्यायपालिका, क्योंकि जितने भी आपने यह परिवर्तन देखे इनमें शक्तियों का टकराव है। संसद परिवर्तन करना चाहती थी और उस परिवर्तन को न्यायपालिका रोक देती है। तो जब भी हम संविधान को देखते हैं और इस विषय को देखते हैं कि संसद ज्यादा ताकतवर है या न्यायपालिका, तो हमको कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। का कारण यह है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन किस तरह के संशोधन होंगे या किस तरह के संशोधन नहीं होंगे यह डिसाइड करने का अधिकार
न्यायपालिका के पास है। तो दोनों के मध्य हमें एक शक्तियों का बैलेंस दिखता है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि संविधान में किस तरह के संशोधन हो सकते हैं, संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वह व्यवस्था किस प्रकार से है, कितने तरह से संविधान में संशोधन हो सकते हैं। एक बार अगर हम फिर से समझना चाहें तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 दिया गया है, जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कुछ मामलों में साधारण बहुमत से संशोधन होगा, कुछ मामलों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और विशेष बहुमत में सदन में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके कम से कम 2/3 सदस्य यदि पक्ष में मतदान करते हैं तभी वह संशोधन माना जाएगा। अब यहाँ आप एक चीज समझिए, हम आसान तरीके से समझने के लिए संसद की या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को 500 मानते हैं। 545 है, लेकिन हम गणना के लिए या कैलकुलेशन के लिए इसको 500 ही मान लेते हैं। अब इसमें कोरम पूर्ति कितनी है? 10%, मतलब 50 सदस्य। अब करना है संविधान में संशोधन, और विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित होने वाला कोई विषय है, मतलब जितने लोग वोट देने लायक हैं या जितने लोग संसद में उपस्थित हैं, लोकसभा में उपस्थित हैं, उनमें से जब सदस्य वोट करेंगे तो जो 2/3 सदस्य हैं, जब उनका बहुमत मिल जाएगा तो वह बिल पास माना जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिए, लगभग 34 सदस्य जब वोट करेंगे तो वह 2/3 हो जाएगा किसका? इस 50 का। तो क्या संविधान में संशोधन संभव है कि 34 सदस्य मिलकर संविधान में संशोधन कर दे? यहाँ एक पेंच आपको और मिलेगा कि कुल सदस्य संख्या यदि 500 है तो कम से कम उसके 50% सदस्य पक्ष में वोट करें। तो दो शर्तें जुड़ जाती है कि कम से कम 50% सदस्य कुल सदस्य संख्या के और जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 पास होना चाहिए, तभी जाकर कोई संविधान संशोधन किया जा सकता है जो विशेष बहुमत से जुड़ा हुआ है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा कि 50% का जो यह क्लॉज है यह भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ऐसे मामले जिन पर राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य है वह उनकी विधानसभाओं के पास भी भेजे जाएंगे। संविधान संशोधन से संबंधित यदि कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। राष्ट्रपति ना तो उस विधेयक को रोक सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए उसको वापस लौटा सकते हैं। तो यदि संसद पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि केसी वेलर का एक वक्तव्य है जो भारतीय संविधान पर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठता है। वह कहते हैं कि भारतीय संविधान लचीलेपन व जटिलता के मध्य एक बेहतर संतुलन है। भारतीय संविधान में ना तो बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है और ना इसको परिवर्तित करना बहुत ज्यादा कठिन काम है। यदि आवश्यकता है तो संशोधन किया जा सकता है, यदि आवश्यकता नहीं है तो संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से अवांछित संशोधनों को रोका जा सकता है। तो आशा करता हूं संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स होंगे या जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे वह सारे डाउट समाप्त हो चुके होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ जिससे आप लोग लगातार इस तरह के वीडियो प्राप्त कर सके। आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।